आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराने वाला हूं। जब आप इन वीडियोस को देखा करो तो इनके साथ ही साथ नोट्स बना लिया करो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में नोट्स ही काम आएंगे आपके। जो एनसीईआरटी बुक है आप उसको वापस से रीड नहीं कर सकते, तो नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इन चैप्टर्स के जरूर नोट्स बना लेना। इससे पहले के भी जो चैप्टर मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिया, अगर आपने ना देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, हमारा चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, तो जानते हैं पहले कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते क्या है। तो देखो, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है कि देखो, ये संगठन वैश्विक स्तर पर काम करते हैं। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये वैश्विक स्तर पर कार्य करते हैं तथा वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये इनका मुख्य काम होता है। आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, डिटेल से सारी चीजों को हम इसमें एक एक करके इसमें चीजों को देखने वाले हैं। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि हमें जो है आखिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होती हैं इनकी जरूरत क्यों है, क्यों चाहिए हमें ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसके बहुत सारे रीजन है। जैसे पहला, वैश्विक स्तर पर शांति व्यवस्था को स्थापित करना है, इसको बढ़ावा देना है, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा दूसरा, लोगों के जीवन स्तर को सुधार हेतु मतलब ऐसे कार्यों के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। तीसरा, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है। इसके अलावा वैश्विक चुनौतियों जिससे कोई एक देश खत्म नहीं कर सकता, उसके लिए मतलब एक साथ मिलकर कदम उठाने के लिए क्या है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। जैसे वैश्विक तापवृद्धि जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, महामारियां इत्यादि। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका जो इलाज है कोई एक देश मिलकर नहीं कर सकता, जिसको सॉल्व कोई एक देश नहीं कर सकता। उसको अगर पूरा विश्व एक साथ मिलकर काम करेगा तभी वो चीजें खत्म हो सकती हैं, तभी वो चीजें सुधर सकती हैं। तो ऐसे कामों के लिए भी हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही इन सब चीजों में अपनी भूमिका निभा सकता है। अगर कोई एक देश मतलब कोई पूरे विश्व का ये जिम्मा नहीं उठा सकता कि केवल एक ही देश सारी चीजों को देखने वाला है। तो यही रीजन रहता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है। और वर्तमान में देखें तो वैश्विक स्तर पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं अलग अलग कार्य करने के लिए। ठीक है, उनको भी हम चीजों को देखने वाले हैं। आगे देखते हैं। देखो, हमें पढ़ना है इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हमें पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है, हम इसको डिटेल से चीजों को देखने वाले हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है या फिर जो यूएन है, इसका इतिहास क्या रहा और ये किस तरीके से इसका विकास होता है। तो देखो, सबसे पहले जो और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इससे पहले एक संस्था थी, उसका नाम था लीग ऑफ नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब जब गठन हुआ उससे ठीक पहले ये संस्था थी। ठीक है, ये संस्था थी लीग ऑफ नेशन। अब देखो, अब इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, अगर इसकी स्थापना की बात करें कि जो लीग ऑफ नेशन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो जब प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के बीच जो ये हुआ था, तो जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया तो उसके बाद 1920 के अंदर जाके लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था। विश्व के बड़ी बड़ी जो महाशक्तियां थी उनके द्वारा इस जो ये मतलब संगठन इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य की बात करें कि इसको बनाया क्यों गया था, तो भविष्य में दूसरा विश्व युद्ध ना हो उसको रोकने के लिए ही लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था। क्योंकि जो विश्व युद्ध होता है इसमें आर्थिक रूप से, ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक सामाजिक हर रूप से नुकसान देखने को मिलता है। तो कहीं दूसरा विश्व युद्ध ना हो जाए इसके लिए ही लीग ऑफ नेशन को बनाया गया था 1920 के अंदर। और अगर जो असफलता की बात करें तो देखो, यह द्वितीय विश्व युद्ध जो दूसरा होता है 1939 से 1945 को रोकने में असफल रहा, क्योंकि इसका काम ही ये था कि ये दूसरा विश्व युद्ध ना होने दे विश्व में। लेकिन फिर भी क्या होता है कि 1939-1945 इस टाइम पीरियड के बीच दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है, इसको खत्म कर देता है, क्योंकि ये अपने उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहता है। ठीक है, तो देखो, ये रोकने में असफल रहा क्योंकि इसके पास प्राप्त शक्ति और बड़े देशों का समर्थन नहीं था। तो कुछ इस प्रकार से कुछ मतलब कमियां देखने को मिलती है इस लीग ऑफ नेशन में, जिसके कारण ये असफल होता है। और ये असफल होता है तो इसको हटा दिया जाता है, इसको खत्म कर देता है। तो इसका उत्तराधिकारी मतलब इसके स्थान पे जो आता है वो आता है, ये आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम कहते हैं यूएन। ठीक है, इसका जन्म होता है, ये इसका उत्तराधिकारी माना जाता है। अब देखो, यूएन के बारे में बात करते हैं। तो जो यूएन है या जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, इसलिए 24 अक्टूबर को हर साल यूएन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। देखो, दूसरा विश्व युद्ध चला था 45 तक, और जैसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया जाता है। इसके आगे आगे देखते हैं। अगर इसके हम संस्थापक सदस्य की बात करें
कि इसकी स्थापना कितने देशों ने की थी, तो 51 देशों ने हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और वो जो संधि का नाम, हालांकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आप चाहो तो याद रख सकते हो। उस संधि का नाम था अटलांटिक चार्टर एवं सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ठीक है, इसके द्वारा इन 51 देशों ने क्या किया, मिलकर यूएन की स्थापना की थी। इसके अलावा भारत की सदस्यता की बात करें तो भारत ने इसकी जो सदस्यता है वो 30 अक्टूबर 1945 को इसमें शामिल हुआ भारत। और वर्तमान सदस्य की बात करें तो वर्तमान में 193 देश हैं, और सबसे जो नया सदस्य है वो दक्षिणी सूडान 2011 में इसमें शामिल हुआ था। और इसके मूल उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना, ये इसका मुख्य काम है। सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसके प्रमुख कार्यों में से एक है। आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र का जो संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका इतिहास क्या रहा, मतलब इससे पहले कौन सी संस्था थी और इसके बाद कौन सी संस्थाएं, इन सब चीजों को हमने इसमें देखा यूएन के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो यूएन है इसकी संरचना क्या है। ठीक है, ये किस किस चीजों से बना है, मतलब कौन कौन सी इसमें चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें देखने को मिलती है संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो देखो, जो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसके तहत इसके 6 प्रमुख अंगों की व्यवस्था की गई है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाग हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। एग्जाम के अंदर डिटेल से इसके मतलब इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछता ही नहीं है। जो एक आध जो चीजें उसको पूछता हूँ मैं बता दूंगा, बाकी कई सारी चीजें इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा है। जैसे पहला है महासभा। महासभा को भी आम सभा ही कहते हैं। ठीक है, बुक में जिससे आम सभा लिखा हुआ तो उसमें कंफ्यूज मत होना, महासभा या फिर आम सभा, जिसे कहते हैं जनरल असेंबली। अब देखो, ये इसका मुख्य पहला अंग है। अगर जब हम इसकी बात करते तो एग्जाम में थोड़ा सा इस बारे में पूछ लेता है। तो देखो, महासभा की बात करें तो इसके यहाँ पे देखो मुख्य कार्य है भूमिका। तो ये क्या काम करती है, तो ये विश्व की संसद की तरह काम करती है, नीति निर्माण करती है, बजट पास करना और नए सदस्यों के प्रवेश को मान्यता मंजूरी वगैरह देना, ये महासभा का काम है, जनरल असेंबली का काम है। इसके बारे में अगर विशेष विवरण की बात करें तो इसमें 193 सदस्य देश हैं और हर एक के पास एक एक वोट करने का अधिकार है। ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आप इसको छोड़ सकते हो। दूसरा सुरक्षा परिषद, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, महासभा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुरक्षा परिषद, और यहीं से क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो, दूसरा पार्ट है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की बात करें तो ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व। अंतर्राष्ट्रीय में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में इसकी भूमिका है, और सैन्य कार्यवाही की अनुमति वगैरह भी ये देता है सुरक्षा परिषद। इसके अलावा कुल इसमें 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में केवल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं, और 10 अस्थायी, मतलब हर साल बदलते रहते हैं। हर साल तो नहीं, हर 2 साल में बदलते रहते हैं ये। मतलब जो यहाँ पे अस्थायी सदस्य, इनकी जो सदस्य की जो मतलब जो एक टाइम पीरियड है वो 2-2 साल की है। हर 2 साल के अंदर जो अस्थायी सदस्य वो बदलते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्थायी सदस्य होते हैं इनके पास वीटो पावर होता है, उसको भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा, इनके बारे में जानकारी कोई एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत देख लो। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करें तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय मुद्दे पर सहयोग करती है, और इसे कुल 54 देश सदस्य देश हैं, और इनका चुनाव हर 3 वर्ष के लिए होता है। जो चौथा इसका जो अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, देशों के बीच कानूनी विवादों के निपटारे एवं कानूनी सलाह के लिए काम आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसमें से याद रखना केवल आपको सुरक्षा परिषद के बारे में ही है। ठीक है, कि क्या काम करता है, उसकी सदस्य संख्या क्या है, और स्थायी कितने, अस्थायी कितने, बस इतने ही। ठीक है, बाकी को आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा देखो, पांचों की बात करें तो यहाँ 5 हैं सचिवालय। ठीक है, सचिवालय की बात करें तो यूएन का प्रशासनिक अंग कहलाता है सचिवालय। इसका जो प्रमुख होता है वो महासचिव कहलाता है, महासचिव होता है। और वर्तमान के अंदर जो महासचिव वो एंटोनियो गुटरेस है। और जो छठा जो इसका भाग है वो न्यासित परिषद। इसकी बात करें तो गैर स्वायत्त क्षेत्रों को देखने के लिए बनाया गया था, हालांकि ये वर्तमान में खत्म हो चुका है। 1994 में पलाऊ के आज़ादी होने के बाद इसका कार्य समाप्त कर दिया था, इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, तो हालांकि इसमें 6 अंग देखने को मिलते हैं, जिसमें से पढ़ना केवल एक ही है, आपको याद रखना है, जो है वो है सुरक्षा परिषद। बस उसके बारे में आपको पढ़ना है, उसी बारे में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में उसी से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं वीटो के बारे में कि वीटो पावर क्या आता है। ठीक है, तो देखो, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा परिषद में कितना हमने पढ़ा, 15 सदस्य थे। सुरक्षा 15 सदस्य थे, 15 में से जो 5 सदस्य वो स्थायी थे और जो 10 थे वो अस्थायी थे। तो जो स्थायी सदस्य इनके पास जो होता है वीटो पावर होता है। ठीक है, इनके पास वीटो पावर है। और जो 5 देश है वो याद रखना, एक नंबर में पूछ लेता है कौन कौन से। तो पहला अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा ब्रिटेन, फ्रांस, और चौथा 5वां है चीन। ठीक है,
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है, ये स्थायी सदस्य हैं यूएन के अंदर। इसके अलावा यदि कोई एक स्थायी सदस्य किसी नकारात्मक वोट का प्रयोग करता है तो वह प्रस्ताव पास नहीं होता, भले ही वह सभी देश सहमत हो। कहने का मतलब ये है कि वीटो पावर की देखो, मतलब वीटो पावर होने का फायदा क्या होता है। अगर मान लेते हैं कोई एक मुद्दा है, ठीक है, अब मान लेते हैं कोई विशेष, ये कोई व्यक्ति है, पूरे विश्व में 193 देश इसमें मान लेते हैं, ठीक है, 193 देश है पूरे विश्व में। तो अगर 192 देशों ने ये कह दिया कि जो ये व्यक्ति है ये आतंकवादी है, ठीक है, इसको आतंकवादी घोषित करो। लेकिन अगर मान लेते कोई एक जो स्थायी सदस्य, जैसे मान लेते चीन है, जो कि चीन अक्सर ही करता भी है, ठीक है, तो अगर मान लेते चीन के पास वीटो पावर है और आपने उस वीटो पावर को यूज कर ये कह दिया कि नहीं ये व्यक्ति आतंकवादी नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये प्रस्ताव है कि इसको आतंकवादी बोला जा रहा है, ये पूरी तरीके से गलत मान लिया जाएगा, ये इसको खारिज कर दिया जाएगा। अब इस व्यक्ति को आतंकवादी नहीं बताया जा सकता। ये पावर होती है वीटो पावर की, ठीक है। पूरा विश्व मिलकर कुछ भी कह ले, लेकिन एक वीटो पावर वाले सदस्य ने कुछ कह दिया कि नहीं, ये चीजें मना कर दिया, उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाया, तो चीजें रद्द हो जाती है, वो चीजें खत्म हो जाती है। तो ये पावर होता है वीटो पावर का, ठीक है। यही रीजन रहता है कि आज पूरे विश्व में ये मांग उठती है कि जो 5 जो सदस्य देश हैं इनकी सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है, क्योंकि और भी अब नए नए देश आ चुके हैं जो कि मतलब आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से मतलब बेहतर हैं, तो उनको भी ये चीजें मिलना चाहिए। तो इसी को लेकर हम आगे भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्या क्या बदलाव की बात की जा रही है। आगे देखते हैं। अगला है कि जो शीत युद्ध है, तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्या क्या हुई, ठीक है। जब शीत युद्ध हो रहा था, शीत युद्ध जब बीत गया, ठीक है, अमेरिका एक सुपर पावर बनकर उभरती है और जो सोवियत संघ था वो टूट जाता है। तो उसके बाद जो परिस्थितियाँ होती है वो बिल्कुल ही बदल जाती है। मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उसके परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था यूएन को, ठीक है, उन परिस्थितियों को, उन कंडीशन को देखते हुए। लेकिन अब होता क्या है, अब स्थिति और बदल जाती है। अब जो 1991 और 92 इस टाइम पीरियड के बाद जो पूरे विश्व का जो परिवेश है, ठीक है, वातावरण वो बिल्कुल ही बदल जाता है। तो ऐसे में क्या है, अब ये मांग उठती है कि जो यूएन है, जो यूएन को बनाया गया था जिस परिप्रेक्ष्य में, अब वो परिप्रेक्ष्य बिल्कुल बदल गया है। तो ये बात की जा रही है कि जो यूएन में सुधार की जरूरत है, ठीक है। तो इसकी बात पूरे विश्व के अंदर ये चर्चा के रूप में आने लगा। अब होता क्या है, अब इसमें सुधार की बात करें तो इसमें 2 तरह के सुधारों की बात की जाती है। पहला है संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार। मतलब जो यूएन है उसके संगठन में कुछ जो बनावट है उसमें सुधार होना चाहिए, उसकी प्रक्रियाओं में सुधार होना चाहिए। और जो दूसरे तरह के सुधार की बात होती है वो क्षेत्राधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा। मतलब कौन कौन से विषय पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, कौन कौन विषय पर कम ध्यान दिया जाए, तो इन सब चीजों पे, इस आधार पर इनकी इसमें सुधार की बात की जाती है। मतलब बनावटी संरचना के जो संगठन की बनावट और प्रक्रिया है उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। इसके साथ साथ किन मुद्दों को पहले रखना चाहिए, किन को थोड़ा मतलब बाद में लेना चाहिए, मतलब कौन से मुद्दे को ज्यादा प्राथमिकता देना चाहिए, इसको भी लेके इसमें सुधार की बात की जाती है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। तो देखो, अगर संगठन और बनावट और प्रक्रिया में सुधार की बात की जाती है तो इसमें कहा जाता है जो सुरक्षा परिषद है, जो अभी हम पढ़ के आए थे, ठीक है, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है। तो जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसमें सदस्य संख्या की संख्या बढ़ाई जाए, ठीक है। 15 में से क्या था कि जो 5 थे वो स्थायी थे, जो 10 थे वो अस्थायी थे। तो पूरे विश्व में जो विकासशील देश है उनमें उनका ये मानना है कि जो ये स्थायी सदस्य संख्या 5 है इसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा अस्थायी सदस्य संख्या जो 10 है, जो हर 2 साल के चुनी जाती है, इसकी भी सदस्य संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये मांग उठती रहती है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका, मतलब जो दक्षिणी अमेरिका है, के विकासशील देशों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है। इन मतलब जो एशिया के, अफ्रीका के और दक्षिणी अमेरिका के जो विकासशील देश है उनको भी इसमें जगह मिलना चाहिए। इसके अलावा वीटो पावर के अनुचित प्रयोग की समीक्षा की जाए। या अभी जैसे मैंने कहा कि अगर 192 देश मिलकर एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने की बात कहे और एक जो वीटो पावर वाला देश है वो कह दे कि नहीं ये जो व्यक्ति ये आतंकवादी नहीं है, तो ये होगा क्या, इसकी बात मानी जाएगी और जो 192 जो देश बोल रहे हैं उसको नकार दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो यही बात हो रही है कि जो वीटो पावर की जो अनुचित प्रयोग है इसको भी रोका जाए, बहुत असीम या बहुत असीमित शक्ति ना दी जाए वीटो पावर को लेकर। इसके अलावा अगर क्षेत्राधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा के आधार बात करें तो इसमें कहा जाता है कि जो शांति स्थापना की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जाए, ये शांति किस प्रकार से स्थापित हो विश्व के अंदर उस पर ज्यादा काम किया जाए। इसके अलावा मानव अधिकारों की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित की जाए। ये रीजन रहता है कि 2005 के अंदर शांति निर्माण आयोग
ठीक है, पीस बिल्डिंग कमीशन और मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का भी गठन किया गया था 2005 में। याद रखना, एक नंबर में पूछ लेगा। तो इस आधार पे क्या है, 1991 के बाद परिस्थितियां बदल जाती है, और परिस्थितियां बदलने के बाद पूरे विश्व के अंदर इसमें संगठन की बनावट और उसमें क्षेत्राधिकार दोनों स्तर पे इसमें बदलाव की बात की जाती है, जिसको अभी हमने देखा। इसके अलावा आगे देखते हैं, अगला है जो सुरक्षा परिषद है कि नए स्थायी और अस्थायी मुद्दे हेतु मानदंड। मतलब अब देखो, जब मांग उठ रही थी कि इसमें सुधार किया जाए, ठीक है, इसकी बनावट को लेकर और इसका क्षेत्राधिकार में जो कौन कौन सा मुद्दा है उसको लेकर इसमें बदलाव किया जाए। तो अब इस पे क्या है, अब इस पे काम होने लगा, ठीक है, अब इस पे कई सारी मीटिंग्स वगैरह हुई। उसी में क्या होता क्या है कि 1997 के अंदर जाके उस समय के जो इसके महासचिव थे, जिनका नाम था कोफी अन्ना, ठीक है, इनका नाम था कोफी अन्ना। 1997 के अंदर यूएन के जो महासचिव थे कोफी अन्ना, उन्होंने क्या किया, नए स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यता प्रस्तावित किया। कहने का मतलब उन्होंने कुछ योग्यताएं को इस प्रकार से बताया, और उन्होंने बताया कि अगर मान लेते कोई देश को यूएन के अंदर स्थायी सदस्यता चाहिए या अस्थायी सदस्यता चाहिए, तो उसके लिए मुख्यतः कुछ ये कंडीशन है। जो जो देश इन कंडीशंस को मतलब कि पूरा कर लेता है, इसका मतलब क्या है, वो योग्य है कि वो स्थायी सदस्य बन सकता है, ठीक है, या अस्थायी सदस्य बन सकता है। तो देखो उसमें क्या क्या कंडीशन है। जो पहली कंडीशन है वो बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, वह देश बड़ी आर्थिक शक्ति हो, पहला कंडीशन। दूसरा, बड़ी सैन्य शक्ति, आर्थिक ताकत तो होनी ही होनी चाहिए, सैन्य रूप से भी बड़ी सैन्य शक्ति होनी चाहिए, ठीक है, उसके पास सशक्त एवं प्रभावशाली सेना हो। इसके अलावा बजट में योगदान, मतलब यूएन का भी हर साल बजट निकलता है, तो उसके बजट में भी एक अच्छी खासी भूमिका होनी चाहिए उस देश का। ऐसा नहीं कि वो दे 1 रुपए का रहा है, मतलब कि अपना योगदान, और उसका पावर वीटो कर चाहिए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसका मानना है कि यूएन में भी एक अच्छा खासा बजट होना चाहिए, बजट में योगदान देना चाहिए, ठीक है, मतलब जो यूएन है या जो संयुक्त राष्ट्र के बजट में नियत और बड़ा वित्तीय योगदान होना चाहिए। इसके अलावा बड़ी आबादी होनी चाहिए, उस देश की जनसंख्या के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। इसके अलावा लोकतंत्र एवं मानवाधिकार, इन इन सब चीजों की रक्षा होनी चाहिए उस देश में, उन सब चीजों का आदर सम्मान होना चाहिए। ऐसे देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करते हो उनको मिल सकता है मतलब ये या फिर स्थायी सदस्यता। इसके अलावा वैश्विक विविधता, जिसमें यह देश विश्व की विविधता, भूगोल, संस्कृति, विकास स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब वैश्विक विविधता देखने को मिलती है उस देश के अंदर। तो जो कोफी अन्ना थे उस समय के महासचिव यूएन के, उन्होंने ये कंडीशंस बताई कि इस आधार पे क्या है, अगर जो देश इन कंडीशंस को पूरी कर लेता है, इसका मतलब वो स्थायी और अस्थायी सदस्य के लिए मतलब योग्य हो जाता है। और मुख्यतः हम तो स्थायी सदस्य की बात कर रहे हैं कि कम से कम एक को स्थायी सदस्य बनने की पात्र है, एक योग्य हो जाएगा, ठीक है, तो वो कंडीशन बताई गई थी। अब हम देखते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है उसकी स्थायी सदस्यता, भारत का दावा, मतलब भारत कहाँ स्टैंड लेता है, ठीक है, भारत क्या उस लायक है कि वो मतलब उन सब चीजों को पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर हम भारत के दावेदारी की बात करें, ठीक है, कि मतलब भारत क्या इसके लिए योग्य है नहीं है, जो जो कंडीशन उन्होंने बताई थी, तो देखते हैं कि करके। तो देखो, पहला है विश्व की सबसे बड़ी आबादी। अब अगर देखो, वैसे तो चीन था, लेकिन वर्तमान के डेटा के हिसाब से बात करें तो भारत, चीन अब पीछे छूट चुका, भारत अब आगे आ चुका है, ठीक है। तो जो बड़ी आबादी होनी चाहिए, तो भारत तो बड़ी आबादी भी है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत है। इसके अलावा विशालात्मक लोकतंत्र, पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो भारत का ही है, ठीक है, तो लोकतंत्र जो भारत है वो बहुत मजबूत है। विश्व का सबसे बड़ा एवं सफल लोकतांत्रिक देश है भारत। इसके अलावा भारत का वर्तमान में तीव्र आर्थिक विकास हो रहा है, दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था में से भारत एक है। इसके अलावा शांति अभियानों में योगदान, यूएन के जो शांति अभियान जितने भी होते थे उसमें भारत का ऐतिहासिक और सबसे बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा अगर हम वित्तीय योगदान की बात करें तो यूएन के बजट में अनियत योगदान, मतलब अच्छा खासा योगदान है यूएन के बजट के अंदर। तो भारत का संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि भारत लगभग लगभग उन सारी जो क्राइटेरिया है, ठीक है, या फिर जो भी मतलब कि रखा गया था कि इन आधारों पे किसी को स्थायी और अस्थायी सदस्यता मिलेगी, तो भारत उन सारे जो क्राइटेरिया उनको पूरा कर रहा है। इसका मतलब भारत दावेदारी कर सकता है कि भारत उसका स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य बन सकता है। हालांकि भारत के लिए ये मतलब कई बार ये प्रयास भी हुआ है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिल जाए, लेकिन हर बार क्या है, जो चीन है, चीन अपने वीटो का पावर का यूज करके इस चीज को नकार देता है, इस चीज को खत्म कर देता है। हालांकि जो चीन के पास जो वीटो पावर आया था, चीन के पास वीटो पावर भारत ने उसको दिया था,
कहने का मतलब है जिस जो 5 देश में से जो 4 देश है उनके पास, चलो उनके पास उस समय मतलब 1947 के आसपास भारत को ऑफर आया था कि भारत वीटो मतलब कि यूएन का स्थायी सदस्य बन जाए। लेकिन उस समय हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो हमने कहा था कि एशिया में कम से कम कोई एक देश को तो मिलना चाहिए, तो इसलिए चीन को दे दिया। मतलब हमने ये कहा था कि चीन को इस समय दे दो, भारत बाद में आ जाएगा। मतलब हमारे वजह से चीन को वीटो पावर मिला है। लेकिन आज चीन क्या करता है, हमें ही मतलब कि जो स्थायी सदस्यता है वो बनने से रोकता है। तो चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जो हमें ये जो स्थायी सदस्यता मिलने से रोकने वाला है, वो चीन है। ठीक है, उसी को हम देखने वाले इसमें। देखो भारत के रास्ते में जो प्रमुख बाधा है क्या है कि भारत क्यों नहीं स्थायी सदस्य बन पाता जब सारी कंडीशन को पूरी कर लेता है। सबसे बड़ा रीजन ये है चीन का विरोध। सुरक्षा परिषद में चीन अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर भारत का रास्ता रोकता है। जब भी क्योंकि बाकी जो 4 देश हैं वीटो पावर वाले, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तो चाहते हैं कि भारत बन जाए ईसाई सदस्यता, लेकिन जो चीन है ये नहीं चाहता। ठीक है, और जब तक अब पांचों के पांचों वीटो पावर वाले नहीं चाहेंगे तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान एवं प्रतिद्वंदी देश का विरोध। पाकिस्तान और कुछ अन्य देश दक्षिणी एशिया में शक्ति संतुलन के नाम पर भारत का विरोध करते रहते हैं, ये भी रीजन रहता है। इसके अलावा परमाणु हथियार, भारत का जो एनपीटी है पर ना हस्ताक्षर करना। ठीक है, इसका मतलब एनपीटी का मतलब है कि आप परमाणु हथियार का परीक्षण वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत जो है क्या है, इस परमाणु जो परीक्षण है उसका भी कर रखा है इसके अलावा। ठीक है, तो ये रीजन रहता है कि भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, तो ये भी एक बार रीजन माना जाता है कि भारत को इसका सदस्यता नहीं दिया रही। इसके अलावा वीटो पर असहमति का अभाव। ठीक है, नए सदस्य को वीटो मिलना चाहिए या नहीं, इस पर आम सहमति बन नहीं पाई है। तो ये कुछ प्रमुख रीजन है जिसके कारण क्या है भारत जो है ईसाई सदस्यता नहीं ले पा रहा। इसके अलावा अगला जो टॉपिक वो है एक ध्रुव विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। अब एक ध्रुव विश्व कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में केवल अमेरिका ही सुपर पावर बची थी। ठीक है, 1991 के बाद। तो उस एक ध्रुव देश में मतलब एक ध्रुव विश्व में यूएन का क्या रोल रहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ स्टैंड करता है, उसको हम इसमें देखने वाले हैं। अमेरिका के वर्चस्व वर्सेस संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखो अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का यूएन पर अत्यधिक प्रभाव रहा है। और क्यों रहा है, तो पहला है वित्तीय दबाव। सबसे ज्यादा जो यूएन में जैसे यूएन का जो बजट होता है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान वो अमेरिका का है। ये रीजन रहता है कि यूएन के अंदर अमेरिका की थोड़ी धौंस जमती है। ठीक है, इसका थोड़ा बोलबाला है यूएन के अंदर। तो यूएन के बजट में अमेरिका सबसे बड़ा वित्तीय अंशदान है, कंट्रीब्यूटर अमेरिका है यूएन के उसमें। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति, यूएन का जो मुख्यालय या जो कार्यालय है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके अलावा वीटो पावर अमेरिका जो है उस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके अलावा सैन्य और आर्थिक महाशक्ति, सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा जिसे वह यूएन के निर्णयों पर प्रभावी, मतलब यूएन का जो भी निर्णय होता है उसमें अमेरिका के पक्ष में चीजों को देखा जा सकता है, क्योंकि उसका दबदबा है यूएन के अंदर, हर रूप से वो मजबूत है। इसके अलावा फिर भी यूएन प्रासंगिक है या नहीं है। ठीक है, प्रासंगिक एवं आवश्यक क्यों है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका का वैसे दबदबा तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो यूएन है वो प्रासंगिक है, ये आवश्यक क्यों है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है। तो देखो पहला, यह अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच संवाद का एक मंच, कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो प्रदान करता है ताकि अमेरिका और बाकी जो विश्व की जो महाशक्ति है उनसे बातचीत किया जा सके। इसके अलावा छोटे एवं विकासशील देशों को अपनी आवाज उठाने का एक स्थान मिलता है। अमेरिका भी दुनिया के देशों को अपने पक्ष में करने के लिए यूएन का सहारा लेने पर मजबूर होता है। इसके अलावा वैश्विक जनमत तैयार करने और अमेरिकी नीतियों पर अंकुश लगाने का एकमात्र मंच यूएन ही है। तो इस आधार पे क्या है, जो यूएन है वो प्रासंगिक हो जाता है, वो आवश्यक हो जाता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण वैश्विक और आर्थिक एजेंसियों की बात करें तो इसमें एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे एक है आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये क्या काम करती है, तो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को देखरेख करना और संकटग्रस्त देशों को वित्तीय मदद करना, मतलब ये लोन देने का काम करती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, जो विश्व बैंक है सेम काम ये भी यही करता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है। 1944 में स्थापित किया गया था वर्ल्ड बैंक को विकासशील देशों को मानवीय विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं अवसंरचना के लिए ऋण देता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी देशों को लोन देता है और विश्व बैंक भी देशों को लोन देता है। इसके अलावा एक है WTO, विश्व व्यापार संगठन, 1995 में गेट के स्थान पर गठित किया गया था। ठीक है, गेट को खत्म किया गया था, उसके बाद आया था ये WTO, विश्व व्यापार संगठन। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, हालांकि जो गेट की स्थापना 1945 में की गई थी। ठीक है, उसके स्थान पे आता है, पूरे विश्व में व्यापार को देखता है, वैश्विक व्यापार के नियम वगैरह तय करता है विश्व व्यापार संगठन। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी AIAEA, ठीक है,
1957 1957 में स्थापित किया गया था। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और इसे सैन्य और हथियारों के उद्देश्य का इस्तेमाल होने से रोकना, ये इसका काम है इस एजेंसी का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि यूएन की सामाजिक एजेंसियां कौन कौन सी हैं और प्रमुख एनजीओ वगैरह कौन से हैं। तो यूएन की अगर एजेंसी की बात करें तो एक है यूनेस्को। ठीक है, ये होता है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति एवं संचार को बढ़ावा देना। एक है यूनिसेफ, इसमें बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण हेतु कार्य किए जाते हैं। एक है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सतत विकास एवं गरीबी उन्मूलन की बात करता है। और एक है यूएनएचआरसी, जो क्या है, शरणार्थियों की बात करता है। ठीक है, उनके अधिकारों की बात करता है। और अगर ये मानव अधिकारों हेतु एनजीओ की बात करें तो एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और मानव अधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। इसके अलावा एक है ह्यूमन राइट वॉच। ठीक है, इसकी बात करें तो मानव अधिकारों के हनन होने पर शोध एवं वकालत करने वाली अमेरिकी एनजीओ है, और बाल श्रम, बारूदी सुरंगों के उपयोग और अत्याचारों के खिलाफ वैश्विक मीडिया का ध्यान वगैरह खींचती है। तो ये कुछ एनजीओ थे और ये कुछ प्रमुख एजेंसियां हमने देखी जो यूएन के एक नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखना इन सब चीज़ों को। तो आज की वीडियो में इतने करते हैं, और जो ये पूरा चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स के रूप में मैंने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दिया है, और आप इनके नोट्स साथ साथ बनाते रहिए। एग्जाम के टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।